वहाँ से मैं नीचे गिर गया, मेरा फ्रैक्चर हो गया और इसका जो है इम्पैक्ट ये पड़ा कि मेरी आंखों में मुझे लगने लगा कि प्रॉब्लम डेवलप हो रही है। राइट नाउ आई एम वर्किंग एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर इन द सब्जेक्ट ऑफ हिस्ट्री, लेकिन क्लास 10th में मेरा जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है वो फेल। मैं तो कोड यही करूँगा कि लाइफ इज़ फुल ऑफ चैलेंजेस एंड यू हैव टू एक्सेप्ट, आपको ये चैलेंजेस एक्सेप्ट करने हैं और इन चैलेंजेस को ओवरकम करना। हाय फ्रेंड्स, दिस इज खालिद और आप मुझे देख रहे हैं रेडियो राब्ता के डिजिटल हैंडल्स पे। वैली इंस्पायरिंग टेल्स में आप जानते हैं कि हम आपकी मुलाकात उन कामयाब अफराद से कराते हैं जिनकी ज़िंदगी की कहानी होती है, स्ट्रगल होती है, जो ज़िंदगी के नशीबो फराज से लड़ के अपना नाम बनाते हैं, समाज में एक मुकाम बनाते हैं। और ऐसे ही एक नौजवान को आज हमने दावत दी है। पहले मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि हमने उन्हें दावत दी और उन्होंने हमारी दावत की लाज रखते हुए फिर हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाया। और जो शख्स आज इस शो के मेहमान हैं, जिनकी ज़िंदगी की कहानी, जिनकी स्ट्रगल हम सुनेंगे उन्हीं की ज़ुबानी, इनका नाम है डॉक्टर तारिक बशीर, जो कि एक प्रोफेसर है आजकल एक गवर्नमेंट कॉलेज में, अनंतनाग के ही एक गवर्नमेंट कॉलेज में एज अ प्रोफेसर काम करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन इनके बारे में बता दूं कि ये प्रोफेसर ऐसे नहीं बने, इनको बहुत कुछ झेलना पड़ा। ये 8वीं जमात से बिल्कुल नाबीना हुए, नहीं देख पाए दुनिया के इन रंगों को, और फिर नॉर्मल बच्चों के साथ इन्हें तालीम हासिल की, यूनिवर्सिटी गए, स्कूल्स और कॉलेजेस में तालीम हासिल की, और फिर उसके बाद उन्हें नेट क्वालिफाई किया, सेट क्वालिफाई किया, पीएचडी की डिग्री हासिल की, और यूं कहे कि आज हमारे लिए ये मशले राह है, हज़ारों नौजवानों के लिए मशले राह है, बिलखुसूस उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि ज़रा सी कमज़ोरी होती है और उनको कामयाबियों से दूर भागने का बहाना मिलता है। लेकिन तारिक बशीर एक लेजेंड है और साउथ कश्मीर का एक सरमाया है, और हम इनके लिए मज़ीद तरक्की की दुआ करते हैं। और साथ ही में तारिक साहब, मैं आपको रेडियो राब्ता की जानिब से, अपनी पूरी टीम और मैनेजमेंट की जानिब से वेलकम करता हूं कि आपने हमारे शो में वैली इंस्पायरिंग टेल्स में तशरीफ़ लाया। शुक्रिया, शुक्रिया सर। तारिक साहब, सीधे मुद्दे पे आते हैं। जानना चाहूँगा, आप बीनाई से महरूम हैं जी। तो क्या बचपन से आप बीनाई से महरूम थे या बाय बर्थ थे, वो जानना चाहूँगा सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया अपनी बात को सामने रखने का। जो आपने ये पूछा कि आप की जो ये बीनाई है, आईसाइट है, तो ये कब से ये प्रॉब्लम है, ये इशू आपके साथ है या ये इशू कब से है? तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि बाय बर्थ ये मेरी प्रॉब्लम है, माँ के पेट से ही। तो हम ट्विन्स पैदा हुए। मेरा दूसरा भाई जो है जिसका नाम फ़ारूक बशीर है, तो वो बिल्कुल नॉर्मल है, उसमें उसका कोई ऐसा सच इशू नहीं है, आई साइट भी उसकी बिल्कुल ठीक है। लेकिन मेरा जो था बाय बर्थ जो था मेरा एक ये बाय बर्थ एक आई डिजीज़ रहती है, दैट्स कॉल्ड द रेटिनाइटिस पिगमेंटोस, आरपी डिजीज़ करके, ये वर्ल्ड वाइड होती है। और ये मुझे जाके जब मैं थर्ड में था तो मेरी राइट आर्म में फ्रैक्चर हो गया। क्योंकि बचपन में हम बहुत सारा जो है मस्ती करते हैं, तो ऐसे ही एक बार मैं छलांग मैंने मारी एक दीवार से, तो वहाँ से मैं नीचे गिर गया, मेरा फ्रैक्चर हो गया और इसका जो है इम्पैक्ट ये पड़ा कि मेरी आंखों में मुझे लगने लगा कि प्रॉब्लम डेवलप हो रही है। यानी कि तीसरी जमात तक आप देख पाते थे? जी, 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 मैं उस वक़्त तक देख पाता था। प्रॉब्लम थी लेकिन ये अभी तक समझ नहीं आया था। ये बाय बर्थ प्रॉब्लम थी, लेकिन इसमें ये होता है सर कि ये ऐसी डिज़ीज़ है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी आईसाइट जो है लूज़ होती रहती है। तो राइट नाउ जो है मैं सिर्फ लाइट परसेप्शन देख सकता हूँ, थोड़ा-सा लाइट का परसेप्शन है। पढ़ना, लिखना, किसी को आइडेंटिफ़ाई करना, शक्ल पहचानना, दैट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी राइट नाउ। तो ये एट द एज ऑफ 14-15 से ये जो है मेरी आईसाइट ऑलमोस्ट जो है मेरी लॉस हो चुकी थी। और तकरीबन 4th में मैं था जब एक रिनाउंड ऑप्थेमोलॉजिस्ट हुआ करते थे यहाँ पर अनंतनाग में, डॉक्टर रंभाल। तो जब हम उनके पास गए, फादर मुझे वहाँ पर लेकर गए, जब टीचर्स ने जो मेरे उस वक़्त मिडिल स्कूल अंदूरा में मैं पढ़ता था, तो टीचर्स ने जब मेरे फादर को इस चीज़ के बारे में बोला कि ये जो आपका बेटा है ये किताब काफ़ी नज़दीक रख रहा है, लिखने में भी इसकी प्रॉब्लम हो रही है,
तो बाद में मुझे जो है इस डॉक्टर साहब के पास लिया गया, तो वहाँ पर ये डायग्नोज हुआ कि द बॉय इज सफरिंग फ्रॉम ए बाइबर डिजीज दैट्स कॉल्ड आरपी डिजीज। ओके। तो जानना चाहूँगा, जब आपको ये पता चला, या आप 8वीं जमात में उस वक्त थे और आपकी बीनाई चली गई, उससे पहले तो आप के कहने के मुताबिक आप उछलते भी थे, कूदते भी थे, फ्रेंड्स के साथ खेलते भी थे, बचपन आपने जिया। जी। लेकिन उसके बाद जो कहते हैं कि आपकी बीनाई चली गई और यूँ कहते हैं ना कि वो बिजली जैसे गिरी, तो उस वक्त फिर फीलिंग्स कैसी थी और आपने कैसे इससे बड़ी चैलेंज को कबूल किया? तो कभी कभार तो ये भी लगता है कि बस मेरी दुनिया लुट गई, अब शायद मुझसे नहीं होगा। क्या उस वक्त वो मायूसी ने नहीं घेरा? उस वक्त क्या कैफियत थी? जी हाँ, खालिद साहब बताना चाहूँगा कि जब क्लास 4th में था, बचपन ही था, तो उतना मुझे समझ नहीं आया कि ये डॉक्टर साहब क्या बोल रहे हैं, ये कौन सी डिज़ीज़ है। मुझे तो यही लगता था कि नॉर्मल सी डिज़ीज़ है, तो कहीं ना कहीं तो इसका जो है ट्रीटमेंट हो जाएगा। और फादर भी मुझे जो है कंटिन्यूसली मुझे वो जो है सहारा दे रहे थे कि ऐसा कोई इशू नहीं है, अगर मुझे आपको आउटसाइड इंडिया भी ले जाना पड़ा तो कोई इशू नहीं है, मैं आपको जो है कहीं भी इसका ट्रीटमेंट कराऊंगा। तो बचपन में उतना मुझे समझ नहीं आया, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब मेरी आई साइट जो है लगातार कम होती रही, चूँकि खेलने कूदने का बड़ा शौक था, खासकर मैं क्रिकेट बहुत खेलता था, इसमें बड़ा शौक था। लेकिन फिर मैं क्रिकेट प्लेयर से मेयर स्पेक्टेटर बन गया, और आहिस्ता आहिस्ता मेरी आई साइट जो है वो लूज होती रही, इमोशंस ख़त्म होती रही, खेलने कूदने का जो शौक था वो ख़त्म होता रहा। तो जाहिर सी बात है कि जब थोड़ा थोड़ा मेरे एज बढ़ने लगी, तो इस चीज़ का असर पड़ा कि मुझे लगा कि नहीं, मेरा जीना जो है वो बिल्कुल बेकार है, क्योंकि मैं कोई भी किसी किस्म की कोई एक्टिविटी में हिस्सा नहीं ले रहा हूँ। लिखने पढ़ने में मेरी प्रॉब्लम हो रही है, हालांकि मेरा जहन जो था वो पहले से ही बहुत तेज़ था। लेकिन इस सब के बावजूद जो था कि मैं अपने क्लासमेट्स के साथ जो है कोई कंपटीशन मेरा था ही नहीं, चूँकि मेरा राइटिंग बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी थी। मेरा ऑलरेडी से फ्रैक्चर राइट हैंड में था, उसका भी एक इशू था। फिर आई कांटेक्ट बिल्कुल नहीं रहा। तो जो मुझे पोजीशन मिलनी चाहिए थी, जो मैं एक्सेल करना चाहिए था मुझे, तो शायद कहीं न कहीं वो मैं नहीं कर पाता था, और इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा जो है फ्रस्ट्रेशन थी, बहुत ज़्यादा जो है दबाव था कि मैं कहाँ मुझे होना चाहिए था, लेकिन राइट नाउ जो उस वक़्त जो मुझे लगता था कि जो मैं डिज़र्व करता हूँ वो मुझे नहीं मिल रहा है। तो इसका जो है मुझे यहाँ पे मैं रुकना जी, चाहूँगा, जी ये भी सर। जानना चाहूँगा कि मैंने जहाँ तक आपके बारे में रिसर्च किया है, या आप से इससे पहले भी मिले हैं, या आपके पापा से भी मुझे मालूम हो कि आपने एजुकेशन छोड़ भी दी थी, जी, आपने पढ़ाई को छोड़ भी दिया था कि शायद अब मेरे बस में नहीं है। जी। और वो किस क्लास में आपने छोड़ा था? एक्चुअली सर ये था कि 8th के बाद हमें जो है एक न्यू एटमॉस्फेयर में जाना था, क्योंकि 8th तक मैंने अपने ही लोकल स्कूल गवर्नमेंट मिडिल स्कूल अंदूरा, तब ये मिडिल स्कूल ही था। हम्म, तो फिर हमें तकरीबन 6 किलोमीटर दूर गवर्नमेंट हाई स्कूल नौगांव में जाना था। हम्म, तो मेरे लिए न्यू एनवायरनमेंट में एडजस्ट करना अपने आप को, और वहाँ पर जो है विद डिसेबिलिटी जाना, तो कहीं न कहीं मेरे मेरे ज़हन में वो एक किस्म डर का था। डर था। हम्म, तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो जुड़वा भाई था, ट्विन ब्रदर ब्रदर था, तो जैसे-तैसे करके मैंने 9th 10th जो है कंप्लीट कर ही लिया। हम्म, लेकिन जो मैं डिज़र्व करता था, जितना मुझ में याद रखने की सलाहियत थी, या जितना मुझे समझ आता था, वो मैं पूरी तरीके से एक्सप्रेस नहीं करता था। तो जब मैट्रिक का रिजल्ट्स आ गए, तो एक्सपेक्टेशन से बहुत कम मुझे मार्क्स मिले, यानी फार बिलो द एक्सपेक्टेशंस। क्या परसेंटेज क्या थी? परसेंटेज मेरी खाली 40% रही। और आपको एक चीज़ और मज़ेदार बताना चाहूँगा, राइट नाउ आई एम वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन द सब्जेक्ट ऑफ हिस्ट्री। ओके। लेकिन क्लास 10th में मेरा जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है वो फेल है। ओके। उसमें मैं जो है मेरे यानी कि आउट ऑफ इस वक्त का हिस्ट्री का प्रोफेसर जी सर। किसी जमाने में मैट्रिक में खुद फेल हुआ है। राइट राइट बिल्कुल सर, आउट ऑफ 150 मेरे सिर्फ 34 मार्क्स मैंने लिए हैं तब इस सब्जेक्ट में। ओके। तो फिर उसके बाद जो है उस वक़्त का ट्रेंड ये था कि बच्चे जो थे, स्टूडेंट्स अक्सर जो थे वो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो थे, दे वांटेड टू बिकम डॉक्टर्स, ओके। एंड फॉर दैट दे ऑप्टेड द मेडिकल स्ट्रीम। ओके। तो कहीं न कहीं मेरा भी शौक था, मैं भी चाहता था कि मैं फर्स्ट डॉक्टर अपने गाँव का बनूँ। जी जी। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा जो ट्विन ब्रदर है वो क्वालीफाई नहीं कर पाया।
ओके। तो मैंने एडमिशन तो ले ली गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी उतरूसू में, मैंने एडमिशन ले ली मेडिकल स्ट्रीम में। लेकिन वहाँ जाके मुझे पता चला कि दैट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी, क्योंकि कोई टेक्नोलॉजी का पता नहीं है। दिस अ टॉक ऑफ तो ये 1993। मान के चले कि मेडिकल सब्जेक्ट से दूरी आपकी बीनाई बनी, वो वजह बनी। नहीं, वो उतने में ही बोल सकता हूँ मेडिकल सब्जेक्ट से, लेकिन 1993 की अगर खाली सा बात करें, हम्म। टेक्नोलॉजी का कोई नॉलेज नहीं है, फ़ोन वगैरह तो कोई इसका कुछ पता नहीं था। हम्म। और रिकॉर्डेड मटेरियल तो इवन 2006 तक मुझे जो है जो हमारा एक्ट है, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, तो हम्म। इसके बारे में भी मुझे आई वॉज नॉट हैविंग द ABC नॉलेज ऑफ दिस एक्ट। ओके। तो लिहाजा इस सिचुएशन में जो है विदाउट टेक्नोलॉजी, विदाउट फैसिलिटीज़ कंटिन्यू करना किसी भी स्ट्रीम में, आई थॉट दैट वाज नॉट पॉसिबल फॉर मी। तो एडमिशन के सिर्फ कुछ टाइम के बाद में, आई थिंक आफ्टर 2-3 वीक्स, तो मैंने स्कूल हायर सेकेंडरी जाना यानी स्कूल जाना बंद कर दिया। आई गेव अप, और मैंने कैटेगोरिकली पेरेंट्स को रिजेक्ट कर दिया, मना कर दिया कि मैं जो है मैं अपनी स्टडी को कंटिन्यू नहीं कर सकता। तो कितने टाइम के लिए आपने पढ़ाई से दूर रहे? इसमें सर ये हुआ कि 93 मैंने डिसकंटिन्यू किया। ये 2 साल तक पहला जो इंटरवल रहा 93-94। 95 में जो है मैं फिर से अपने भाई के साथ, क्योंकि एट दैट टाइम ही क्वालिफाइड द क्लास 10, तो मैंने जो है 95 फिर एक बार जो है क्लास 11th। फिर क्या वजह बनी कि आप दोबारा आपने फिर से पढ़ाई शुरू हाँ, की? जब मेरा भाई क्वालिफाई कर गया, जो मेरा ट्विन ब्रदर है, तो मुझे लगा कि अब मेरे लिए कदरे आसान हो जाएगा। चूँकि नोट्स वगैरह इकट्ठे प्रिपेयर करते थे, वो मेरे लिए पढ़ता रहता था और हेल्प आउट करता था मुझे। तो फिर जब उन्होंने क्वालिफाई किया तो फिर से मैंने एडमिशन ले ली 95 में। तो 95 में मैं क्लास 11th क्वालिफाई कर लेता हूँ। लेकिन वहाँ पर फिर से मुझे ये लगा कि ये पॉसिबल नहीं है कि मैं किसी के सहारे जो है कंटिन्यू करूँ, और जो मैं चाहता था कि इतना सारा मैं पढूँ या इस लेवल पे पहुँचूँ, तो शायद कहीं न कहीं वो कमी मुझे दिख रही थी और मुझे लगता था कि जो मैं डिज़र्व करता हूँ वो नहीं मिल रहा है। तो वहाँ पर फिर मुझे लगा कि नहीं, ये मेरे लिए पढ़ना जो है उतना ज़्यादा जो है फ़ायदेमंद नहीं है, और मेरे पास वो फैसिलिटी नहीं है, कुछ भी नहीं थी, ऑडियो फैसिलिटी कुछ नहीं थी। तो यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि कुछ टीचर्स ने भी मुझे बोला कि नहीं, आपके को पढ़ लिख के भी आप क्या करोगे। टीचर्स तो की बात थी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ ओके, जी, ओके। टीचर्स की भी बात थी कि उन्होंने बोला कि पढ़ लिख के, क्योंकि मैं ये नहीं बोलूँगा कि टीचर्स का जो है उन्होंने किसी उस तरीके से बोला कि मुझे वो डिस्करेज करना चाहते थे, लेकिन किसी को पता नहीं था। और 95 में अभी सेंट्रल लेवल पे भी पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट बना नहीं है, कोई रिजर्वेशन नहीं है एजुकेशन में, कोई रिजर्वेशन नहीं है जॉब्स में। तो मैं वहाँ पर टीचर्स को किसी किस्म की कोई ब्लेम नहीं करता हूँ, क्योंकि उनको भी पता था सोसाइटी इस किस्म की है कि यहाँ पर जो है नॉर्मल के लिए पढ़ना इतना डिफिकल्ट है, तो एक बंदा, एक स्टूडेंट जो कम्प्लीटली 100% ब्लाइंड है, तो पढ़ के वो करेगा क्या। तो शायद कहीं ना कहीं मुझे भी लगा कि ये जो है सही बात है, तो इसलिए मैंने वहाँ पर डिसाइड कर लिया, नाउ आई शुड टेक अ लीव फ्रॉम द स्टडीज। ओके। तो मैंने ये भी सुना है कि जब आप कॉलेज जाते थे, यूनिवर्सिटी जाते थे, तो आप नॉर्मल बच्चों के साथ क्लास देते थे, लेकिन आप अपने टीचर्स का जो लेक्चर होता था, जो प्रोफेसर्स होते थे, जो वो लेक्चर देते थे, आप उसे रिकॉर्ड करते थे बाज़ाब्ता तौर पे एक टैप रिकॉर्डर के अंदर, और बाज़ाब्ता तौर पे फिर जब आप घर पहुंचते थे फिर याद करते थे और फिर उसी तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करते थे फॉर द एग्जाम्स। क्या ये सही है? राइट सर, मैं इससे पहले बताना चाहूँगा, जब मैंने 95 में छोड़ दिया तो फॉर नेक्स्ट 7 ईयर फिर ब्रेक रहा। सेकंड ब्रेक मैंने जो है 7 ईयर्स के लिए दिया। ने 95 में मैंने क्लास 11th कंप्लीट किया, और फिर जाकर 2002 में मैंने दोबारा से जो अपनी स्टडी स्टार्ट की। तो हुआ उस वक्त क्या, क्या वजह बनी कि आपने दोबारा शुरू जी किया? जी जी सर, उसी बात पे मैं आता हूँ। चूँकि ड्यूरिंग माय सेकंड इंटरवल जब मैंने स्टडी छोड़ दी थी, तो इस वक्त जो मेरा सबसे बेस्ट फ्रेंड रहा वो रेडियो था। रेडियो को मैं जो है कंटिन्यूस सुनता था। यही एक मीडियम ऑफ एंटरटेनमेंट भी था, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन मेरे लिए था, मीडियम ऑफ एजुकेशन था, क्योंकि मैं हमेशा ख्वाब में भी देखता रहता था कि मैं यूनिफॉर्म लगा के स्कूल जा रहा हूँ, पढ़ने का मुझे बहुत ज़्यादा शौक था। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए मैं रेडियो पे जो भी इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम होते थे, एजुकेशन रिलेटेड जो भी प्रोग्राम होते थे, खासकर रेडियो कश्मीर में जो भी साइंस रिलेटेड क्विज होता था, सोशल साइंस किसी भी प्रोग्राम का जो है होता था, तो मैं जो है वो कंटिन्यूसली सुनता रहता था। इसके साथ साथ BBC के साथ मेरा
बिल्कुल क्लोज जो था टच रहा, और मैं बीबीसी न्यूज़, खासकर इंग्लिश न्यूज़, और फिर बीबीसी से बहुत सारे जो थे इंग्लिश रिलेटेड प्रोग्राम होते थे, खासकर एक प्रोग्राम आता था प्रोफेसर ग्रामर करके, तो वो मैं सुनता रहता था। और कहीं ना कहीं मुझे लगता था शायद कभी ना कभी मौका आएगा, मैं फिर से स्टडी अपनी स्टार्ट करूँगा। ओके। तो इसी दौरान मैं, चूंकि पहाड़ी स्पीकिंग है, हमें पंजाबी भी समझ आ जाती है, तो पंजाब रेडियो पंजाब से एक प्रोग्राम चलता था, अक्षर अखां दे, यानी अगर उर्दू में इसकी बात करेंगे, इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं वर्ड्स ऑफ आइज। ओके। ठीक है सर। बिल्कुल। तो वो प्रोग्राम में अक्सर बेशतर सुनता रहता था। तो वहां पर एक जो है पर्सन को इनवाइट किया गया था। ही वॉज ऑल्सो ए कम्प्लीटली ब्लाइंड पर्सन, बट ओके। ही हैज completed इन मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम DU, दिल्ली यूनिवर्सिटी। ओके। तो इसका सुन के मुझे लगा कि जब ये कर सकता जो है है। कर सकता है डिस्पाइट 100% ओके। ब्लाइंडनेस, ओके। तो शायद मुझे भी वो कहीं कहीं ना कहीं वो मेरा इंस्पिरेशन बना। कहीं ना कहीं पे ये मान के चले हम कि दोबारा जो आपने 5 साल या 10 साल की गैप के बाद जो आपने दोबारा जो दूसरी गैप जो थी, उसके बाद जो आपको इंस्पिरेशन मिली वो रेडियो से मिली। एग्जैक्टली सर, वो रेडियो से मिली, रेडियो प्रोग्राम से मिली। और इसमें जब मैंने इस पर्सन का, इस ब्लाइंड पर्सन का सुना, तो मैंने यही शेयर किया अपने फादर के साथ, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा फादर भी जो है बहुत ज़्यादा शौक रखता है कि ये अपनी स्टडी को कंटिन्यू करे। खालिद साहब, बताना चाहूँगा तब मेरी एज जो थी 25 हो चुकी थी। ओके। यानी उस वक्त जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह थे, वो आगे जा उन्होंने चुके हाँ थे। पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली थी, और कुछ जो थे वो हायर सेकेंडरीज में ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस काम करते थे। तो जब मैंने दोबारा से जो है स्टडीज़ को स्टार्ट करने का सोचा, तो मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया, खासकर मेरे वालिद साहब ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। लेकिन उस वक्त आपको जो है रिलेटिव्स का, नेबर्स का, या बहुत सारे लोगों का जो है टॉन्ट्स वगैरह भी सुनने पड़े कि अब ये जो है इस एज में, ओल्ड एज में जाके ये बोलता है मैं पढ़ूंगा। लेकिन आई गेव अप ऑल दैट, आई डिडंट पे एनी हीड टुवर्ड्स दोज कमेंट्स। तो मैंने सोच लिया, मैंने ठान लिया कि मुझे करना है, मुझे पढ़ना है, क्योंकि ओनली एजुकेशन इज ए टूल फॉर माई एम्पावरमेंट। ओके। तो तब मैंने सोचा और आई डिसाइडेड, और मैंने फिर दोबारा अपनी जो एजुकेशन स्टार्ट की। यहाँ पे जाना चाहूँगा कि अक्सर हम देख रहे हैं कि जो भी कोई शख्स होता है, अगर वो आगे बढ़ना चाहता है और उसके कोई कमज़ोरी होती है, किसी को बीनाई की, किसी को और जिस्मानी कोई कमज़ोरी होती है, तो समाज का रवैया उसके साथ कहीं ना कहीं पे वो तलख रहता है। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ? सर बिल्कुल, ये तो हम अगर कश्मीरी ट्रेडिशनल सोसाइटी में देखें तो यहाँ पर हमें जो है सिंपैथेटिक एटीट्यूड जो मिलता है, बिचौर अक्सर जो है ये जो है ये वर्ड हमारे साथ अक्सर बेशतर जो है हमें बोला जाता है। तो यहाँ पर जो है डिसेबल होने का मतलब है नाकारा, ये कुछ नहीं कर सकता। तो ये जो है ट्रेडिशनल सोसाइटी की जो है सोच ऐसी है, लेकिन अगर हमें कुछ करना है तो हमें इससे ऊपर उठना पड़ेगा। कई बार तो जैसे कि मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि एक तो हुआ कि वो सिंपैथी जो वो दिखाते हैं, हमदर्दी दिखाते हैं, जैसे कि आपने कहा कि बिजोर शुतवा या नौतवान, एक तो हुआ ये। दूसरा हुआ कि अगर वो कुछ करना भी चाहे तो कहीं ना कहीं पे उनके अल्फाज जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। वो कहीं ना कहीं पे वो रोकने की कोशिश, ये समझे कि ये नहीं कर पाएगा, कहाँ कर पाएगा, या वो नेगेटिव थॉट्स को जन्म देते हैं ऐसे अल्फाज के, आपको भी सहने पड़े वो। एग्जैक्टली सर, ये तो हर जो है जगह ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर भी मुझे, अगर फॉर एग्जांपल मैं इस वक्त एक अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी पोस्ट पे हूँ, लेकिन जो लोग हैं अक्सर बेशतर यही सोचते हैं कि शायद इसको डिसेबिलिटी की वजह से ये जॉब मिला होगा, इसकी डिसेबिलिटी की वजह से जो है सिलेक्शन जो है हुई है। कमीशन जो है तो उसने शायद तरस खा के कहीं ना कहीं इनको ये जॉब दिया होगा। यानी हम कितना भी जो है मेहनत कर लें, कितना भी ऊपर उठ जाएं, लेकिन समाज का जो एटीट्यूड है वो जूं का तू ही है। वो वैसा ही सोचते हैं कि इनको जो है ये हमदर्दाना तौर पर इनको जॉब मिला हुआ है, या अगर हम कुछ करना भी चाहें तो पहले ही थॉट होती है, प्रेजुडाइज बना होता है कि दे कॉन्ट डू इट। यहाँ पे मैं ये भी जानना चाहूँगा, क्योंकि आपकी बहुत स्ट्रगल है, वो आप जानते हैं कि शायद जिसे आप भी इस वक्त लफ्ज़ों से बयान ना कर पाए, क्योंकि बीनाई का ना होना, फिर यूनिवर्सिटी जाना, हॉस्टल में रहना, स्कूल जाना, या बाकी चैलेंजेस को पार करना, शायद ही पॉसिबल हो सके कि हम लफ्ज़ों में, नहीं होगा, लफ्ज़ों से बयान नहीं होगा, लेकिन कोई ऐसा वाक़या जहाँ पे आपको लगा था नहीं शायद मुझसे नहीं होगा,
कोई ऐसा आपकी ज़िंदगी का, आपकी स्ट्रगल का, जिसने मायूसी को जन्म दिया था, या बहुत मायूस हुए थे, जिसे कहते हैं ना कि वो वाक़या, एक वाक़या या अगर एक से ज़्यादा भी है, जो आप हमारे इस वक्त देखने वाले और सुनने वालों के साथ शेयर करना चाहते हैं? ये सही है कि चूँकि आपने सही बोला सर कि मैं खुद भी जो है इसको लफ्ज़ों में नहीं बयान कर सकता हूँ कि कितना मुझे सहना पड़ा या कितनी स्ट्रगल करनी पड़ी। तो बहुत सारे ऐसे जो है बार ऐसा होता है कि मुझे जो है लगा कि इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी। तो मुझे लगा कि ये जो है शायद कहीं न कहीं मैं वो चीज़ कर रहा हूँ कि जो मेरे बस की बात नहीं है। जैसे मैं आपको बताऊँ सर, जैसे मैंने जो है डिसाइड किया कि मुझे जो है दोबारा से अपनी स्टडी स्टार्ट करनी है। तो इसके लिए चूँकि मैं लिख खुद नहीं सकता था, पढ़ खुद नहीं सकता था, मेरे पास कोई फैसिलिटी नहीं है, तो उस वक़्त मैंने सोचा कि कैसे होगा? ये सारी चीज़ें कैसे होगी? अल्हम्दुलिल्लाह फ़ादर की सपोर्ट से वो मुझे पढ़ते रहते थे, मैं सुनता था। लेकिन फिर जब एग्ज़ाम देने की बारी आती थी, तब मायूसी छा जाती थी क्योंकि स्क्राइब के लिए जो है यहाँ पर अब भी बड़ा इश्यू रहता है कि हमें जो है आसानी से स्क्राइब नहीं मिलता है। या तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से रोड़े अटकाए जाते हैं, या तो समाज में ऐसी डेवलपमेंट ही नहीं होती हुई है कि वो जो है हमें हेल्प आउट कर सकें। तो उन्हें लगता है कि हमें कौन-सा बेनिफिट है इनका, इनके साथ जाने हम जाएँ इनके लिए, हम लिखें इनके लिए। तो कहीं न कहीं वो चीज़ें आपको मायूस कर देती हैं। तो ऐसा बहुत बार हुआ, ख़ासकर मैं बीए फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दे रहा था, तब ये सेमेस्टर सिस्टम नहीं होता था। तो मेरे स्क्राइब ने बिल्कुल इनकार कर दिया एक बार मेरे साथ आने को। जो जिसको आना था एग्ज़ाम में जी, आपके जी, जी, लिखने के लिए। बिल्कुल, क्योंकि उसका भी अपना वैलिड रीज़न था। ही वाज़ आल्सो अपीयरिंग फॉर द क्लास 11th एग्ज़ामिनेशन। तो फिर उसके लिए हमें मिन्नत मज़ारी, इवन मेरी माँ ने उनके उसके कदमों में अपनी चादर तक बिछाई। यानी ओह! ये सिचुएशन होती थी कि हमें जो है तब मुझे लगता था कि क्या कर रहे हैं, ये बहुत मायूसी छा जाती थी। बहुत ज़्यादा जो है दिल को चोट लगती थी कि हमने कौन-सा ये ख़ता की हुई है कि हमें इसकी जो है सज़ा सज़ा मिल मिल रही रही है। है। बिल्कुल सर। तो यहाँ मैं ये भी जानना चाहूँगा कि माना कि बहुत मुश्किलात आए, इसके अलावा ये तो हुआ कि जब आपके एग्ज़ाम्स थे, लेकिन जब आप यूनिवर्सिटी, कॉलेज जाते थे, वहाँ पे क्लास अटेंड करने में, या फिर एक जगह से दूसरी जगह जाने में, वो मुश्किलात, या फिर समाज का इस दौरान, चाहे आप यूनिवर्सिटी में थे, कॉलेज में थे, जो बाकी आपके कोलीग्स थे या बाकी जो लोग थे जिनसे आप एक्सपेक्ट करते थे कि दे विल हेल्प यू, और क्या उनका मिलता था? यहाँ पर सर एक चीज़ बताना चाहूँगा कि शायद कहीं न कहीं मुझे अपनी भी एक कमज़ोरी थी कि मैंने कभी भी व्हाइट केन यूज़ नहीं की। ओके। तो कॉलेज के दौरान जो था, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे, तो वो मुझे हेल्प आउट करते थे। लेकिन कभी ऐसा भी आ जाता था कि कहीं उनका कोई काम होता था या कहीं वो चले जाते थे, तो नॉर्मली उस वक़्त मुझे जो है, क्योंकि मेरी विज़ुअल इम्पेयरमेंट उस वक़्त बिल्कुल अपैरेंट नहीं थी, यानी वो ज़्यादा विज़िबल नहीं थी। तो इसकी वजह से मुझे काफ़ी सारी जगहों पे जो है एम्बैरेसमेंट का ठीक है। सामना करना पड़ता था। क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मैं अपनी डिसेबिलिटी को सामने लाऊँ, तो मैं कहीं डरता था कि कोई मुझे ये ना बोले ये बिचौर, या मुझे ये ना बोले कि या ये नौतवान। तो इन इन लफ्ज़ों से मैं डरता रहता था। तो मैं अक्सर अपनी डिसेबिलिटी को जो है हाइड ही रखता था। तो इसकी वजह से काफ़ी जगह पर मुझे जो है परेशानी का सामना करना पड़ा। जैसे मैं आपको बताऊँ, मुझे अपनी जो है, जो हमारी गाड़ी होती थी उसमें चढ़ना होता था, लेकिन मैं कभी-कभार किसी और गाड़ी में बैठ जाता था। तो उसकी वजह से बहुत बार मुझे जो है परेशानी का सामना करना पड़ा, और फिर तब जाकर मैंने वहाँ पर दूसरों से हेल्प ली कि मुझे फलानी जगह जाना है, मुझे राइट जो है गाड़ी वो दिखाओ। तो लेकिन मैं अक्सर बेशतर अपनी डिसेबिलिटी को हाइड रखता था। उसकी वजह से भी मुझे काफ़ी बार जो है परेशानी का सामना करना पड़ा। यहाँ पे जाना चाहूँगा, चूँकि तारिक बशीर इस वक्त एक नाम है, प्रोफेसर हैं आप, बच्चों को पढ़ाते हैं, आपकी मेहनत से आपको खुदा ने भी जो है नवाजा है। तो इस कहानी के पीछे जो एक किरदार है, हीरो है तारिक बशीर इस वक्त, तो सपोर्टिव कैरेक्टर्स कौन कौन से रहे, किस किस शख्स ने आपका हाथ थामा, कौन कौन से ऐसे नाम है जो आपकी कहानी के मेन किरदार है, आपकी कामयाबी के पीछे रहे? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि
जो मेन सपोर्ट मुझे मिला वो मुझे अपने फादर की तरफ से मेन सपोर्ट उनसे मिला, क्योंकि वो मुझे हर दिन सुबह जब मॉर्निंग चाय ख़त्म करके तकरीबन घंटा 1.5 घंटा वो पढ़ते रहते थे और मैं वो सुनता था, फिर मैं वो रिकॉर्ड करता था। उनका कोशिश बहुत ज़्यादा, काविशें, उनका सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहा और हर वक्त मुझे जो है रिकॉर्ड एनकरेज किसमें करते करते थे। थे आप? मैं टैप रिकॉर्डर था, एक बड़ा सा टैप रिकॉर्डर था, क्योंकि उस वक्त मोबाइल वगैरह नहीं थे और ना ही कोई टेक्नोलॉजी का मुझे पता था। तो एक बड़ा सा रिकॉर्डर था, मैं जो वालिद का साहब जो पढ़ते थे वो मैं सुनता था और जो मुझे उनके याददाश्त मेरी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी थी, तो जो भी मुझे मेन पॉइंट्स होते थे वो मैं खुद ही टैप रिकॉर्डर पे रिकॉर्ड कर लेता था। ये क्लास 12 तक ऐसा चला, लेकिन जितना जितना आगे गए फिर उसमें जो है मेरे ट्विन ब्रदर फारूक बशीर का बड़ा सपोर्ट रहा। फिर मेरा फॉस्टर ब्रदर जो है ज़हीर अब्बास खान, उसने बहुत सपोर्ट किया, एक्सट्रीमली गुड सपोर्ट उसका रहा। फिर मेरा भांजा जो है माजिद इकबाल खान, राइट नाउ ही सर्विंग एज IPS, बिल्कुल। तो उनका सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहा। मेरी भांजी इकरा इकबाल का सपोर्ट रहा। इन सब का सपोर्ट, इन सब की सपोर्ट की वजह से जो है मैं इस लेवल तक पहुंच पाया। टीचर्स में? बिल्कुल सर, टीचर्स की बात करें तो कॉलेज लेवल पे तो उतना ज़्यादा टीचर्स के साथ इंटरेक्शन नहीं रहती है, बल्कि कॉलेज में मैं ज़्यादा क्लासेस अटेंड नहीं करता था। लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में मैं कंटिन्यूस जो है हॉस्टल में रहा और रेगुलर क्लासेस अटेंड करता रहा। वहाँ पर जो मेन सपोर्ट रहा वो प्रोफेसर मोहम्मद अशरफ वानी साहब का रहा, जो उस वक्त हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे। तो उनका जो था बहुत ज़्यादा सपोर्ट था, बहुत इनकरेज करते थे और उन्होंने मुझे जो है बिल्कुल अपने कैबिन में मुझे बिल्कुल उन्होंने ये क्लियर किया था कि आपको किसी किस्म की परमिशन की ज़रूरत नहीं है मेरे कैबिन में आने की, और जो सपोर्ट मुझसे बन सकता है वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। फिर उसके बाद लेटर ऑन मुझे अपने साइड के प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर मोहम्मद यूसुफ गनाई साहब का, उनका सपोर्ट रहा। जावेद अल अजीज़ बख्शी एंड अल्ताफ़ हुसैन पारा, ये दोनों मेरे टीचर थे और ये भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते थे और इनका सपोर्ट जो था वो बहुत ज़बरदस्त था। आजकल आप क्या पढ़ाते हैं कॉलेज में? आजकल मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ सर। मैं डिफरेंट सेमेस्टर्स को, हमारे 6 सेमेस्टर्स वहाँ पर होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ सिक्स। तो सभी सेमेस्टर्स को जो है जो मुझे एज पर टाइम टेबल क्लास असाइन होती हैं तो मैं उनको पढ़ाता हूँ। ओके, तो अब आप जिन बच्चों को पढ़ाते हैं, क्या अभी तक आपने किसी विजुअली इम्पेयर्ड को पढ़ाया है? और अगर कोई या यूँ कहे कि डिफरेंटली एबल्ड कोई स्टूडेंट आता है तो आपकी जो फीलिंग्स उसके थी कैसी होती है? जी हाँ, मैंने कुछ विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स को जो है ऑनलाइन मोड में मैंने उनको पढ़ाया है। उसमें एक बच्ची का जिक्र करना चाहूँगा, वो मेरी छोटी सिस्टर है बिजबियारा से, जाकिया मंजूर। राइट नाउ शी इज़ डूइंग PG फ्रॉम JNU। तो उनको मैंने हिस्ट्री, वो भी हिस्ट्री में ही कर रही हैं, तो हिस्ट्री उनको मैंने पढ़ाया ऑनलाइन मोड में। फिर त्राल से एक और स्टूडेंट था मेरा इशफाक, उसको मैंने ऑनलाइन मोड में पढ़ाया। और जो जो मुझे कांटेक्ट मेरे साथ करता है, यासिर एक और है, उसने मेरे साथ कांटेक्ट किया, उमर है, इसी तरीके से बहुत सारे और भी जो भी विजुअली इम्पेयर्ड हैं, जिनको भी मेरे बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो दे कांटेक्ट मी। तो मैं बड़ा खुशी महसूस करता हूँ कि मैं अपने इन भाइयों को जिनकी किसी भी किस्म की डिसेबिलिटी है, नॉट ओनली द विजुअली इम्पेयर्ड, किसी किस्म की कोई डिसेबिलिटी है, खासकर सीवियर डिसेबिलिटी के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, तो मैं उनको हमेशा मोटिवेट करता हूँ। जो भी मुझसे सपोर्ट उनके लिए बन पड़ता है तो मैं उनको प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। साउथ कश्मीर में शायद आप पहले विजुअली इम्पेयर्ड प्रोफेसर हैं, शायद मेरी नॉलेज के मुताबिक। तो कहाँ, अगर आप पहले हैं और अभी भी देख रहे हैं काफ़ी कम तादाद है, एक दो होंगे जो पढ़ रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं। कुलगाम से 2 भाई बहन हैं जो इस वक्त आला तालीम हासिल जी कर जी। रहे हैं। और ओवरऑल आपको लग रहा है कि नहीं, कहीं ना कहीं पे जो डिफरेंटली एबल्ड जो स्टूडेंट्स होते हैं इनको इस नौतवानी की वजह से कम अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, या ये मान के चले कि इनको जो है समाज या पेरेंट्स की जानिब से वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है जो ये डिज़र्व करते हैं? बिल्कुल सर, क्योंकि जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सनस होते हैं तो इनके लिए एजुकेशन हासिल करना एक बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है इनके लिए। लेकिन आजकल जो है टेक्नोलॉजी की वजह से काफ़ी जो है आसानियाँ आ गई हैं। उस सब के बावजूद बड़ी चीज़ बोलना चाहूँगा, पेरेंटल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। पेरेंटल सपोर्ट का होना बहुत ज़रूरी है और उसके साथ साथ जो है टीचर्स का सपोर्ट, एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट, कहीं ना कहीं जो है सपोर्ट की कमी है।
पेरेंटल सपोर्ट की भी ये कमी है कि वो जो ये विजुअली इम्पेयर्ड या सीवियर डिसेबिलिटी के साथ जो ये बच्चा होता है, तो उनको नहीं लगता है, यानी पहले पेरेंट्स ही इसको डिस्करेज करते हैं, अपनी फैमिली के अंदर ही इसको डिस्करेज किया जाता है कि नहीं ये बिचौर, ये नातवान, तो ये कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये लफ्ज़ सुन के वो जो है बैक फुट पे चला जाता है। तो बड़ी चीज़ है कि अभी हमारे पास कुछ गिने चुने लोग हैं, गिने चुने इतने हम वी कैन काउंट देम ऑन आवर फिंगर्स कि कितने लोग हैं जिन्होंने डिस्पाइट दियर विजुअल इम्पेयरमेंट उन्होंने ग्रेजुएशन की है या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या जैसे आपने बोला कुलगाम से दो भाई बहनें आकिब और रूही इस वक्त दोनों जो हैं JNU से PhD कर रहे हैं। तो ये कुछ काउंटेड जो है पर्सन्स हैं। बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनको वो मौका नहीं मिला, उनको सपोर्ट नहीं मिला। तो सपोर्ट की कमी की वजह से जो है इस वक्त फैसिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप हमारे पास इस वक्त जो है हर कोई मटेरियल जो है वो एक्सेसिबल फॉर्मेट में जो है अवेलेबल रहता है। तो थोड़ा सा अगर पेरेंटल सपोर्ट मिल जाए और फिर टीचर्स का जो है एनकरेजमेंट हो जाए, तो इनके लिए अब पढ़ना जो है वो उतना डिफिकल्ट नहीं है। तो ये आराम से पढ़ सकते हैं, लेकिन प्रोवाइडेड दे शुड बी गिवन द सपोर्ट बाय देयर पेरेंट्स, फैमिली, सोसाइटी एंड द टीचर्स। तो आप मानते हैं कि अभी भी इनके लिए जो है जो स्पेशल स्कूल्स की कमी है, या अभी भी जो है सरकारी सतह पे जो हमारे गांव देहात में मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल्स होते हैं, वहाँ पे एक एक्सपर्ट टीचर की कमी है, ताकि जो बाकी बच्चे हैं, अक्सर हम देखते थे कि जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चा अगर होता था 10 साल पहले, तो उसको ये कहते थे कि शुदरवे शुमुत तो तरहीन खुदाइसिन रामस पर, तो उसे फिर भीख मांगने के लिए छोड़ देते थे। उसके बाद ये भी है कि जो लैक ऑफ फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी हमारी सोसाइटी में। क्या आप मानते हैं कि अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है सरकारी सतह पर भी? सर मैं बताना चाहूँगा कमी नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा कमी है, क्योंकि सरकार की तरफ से कोई ऐसा इनिशिएटिव लिया ही नहीं जाता है कि इनके लिए किसी किस्म का स्कूल जो है वो खोला जाए। यहाँ पर साउथ की अगर हम बात करें, जहाँ से हमारा ताल्लुक़ है, एक स्कूल जो है जावेद साहब चला रहे हैं। कहीं भी साउथ के 4 डिस्ट्रिक्ट्स में कोई भी ऐसा स्कूल सरकारी सतह पे नहीं है जहाँ पर जो है इन बच्चों को पढ़ाया जाए। और फिर दूसरी बात ये है कि ये ज़्यादा डिज़र्व करते हैं, क्योंकि आप एक विजुअली इम्पेयर्ड को आप बोलते हो कि वो अपना घर बार छोड़ के एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे आए, वहाँ पर रहे, वहाँ पर एजुकेशन हासिल करे। मुझे लगता है कि जो ये पर्सन विद सीवियर डिसेबिलिटी है, नॉर्मल साइटेड या एबल बॉडीज़ के बजाय इनकी तरफ ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इनको जो है एजुकेशन एट देयर डोर स्टेप्स होनी चाहिए। सरकार ने कुछ इनिशिएटिव लिए थे अंडर SSA, जहाँ पर जो है रिसोर्स टीचर्स को अपॉइंट किया गया था, लेकिन पूरे डिस्ट्रिक्ट में 4 या 5 टीचर जो हैं, ये तो हो गया बिल्कुल वो हमाकत वाली बात कि आटे में नमक के बराबर के पूरे डिस्ट्रिक्ट को 4 टीचर पढ़ाएंगे, जहाँ पर भी जो पर्सन विद सीवियर डिसेबिलिटीज़ हैं तो उनको पढ़ाएंगे, ये नामुमकिन बात है। ये तो मैं लगता हूँ ये एक किस्म का जो है मजाक है सरकार की तरफ से हमारे साथ। इसमें बड़ी चीज़ होनी चाहिए थी, एक सर्वे भी नहीं हो रहा है कि, क्योंकि एक्चुअल जो है नंबर भी पता नहीं है सरकार को कि कितने ऐसे लोग हैं जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं, या जो डेफ एंड डम हैं, या इसी तरीके से बाकी जो इनकी डिसेबिलिटीज़ है। बिल्कुल सर, ये कहीं पर कोई सर्वे ही अवेलेबल नहीं है। पहली चीज़ है कि सर्वे होना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि एजुकेशन इनके लिए एट द डोर स्टेप्स होनी चाहिए, क्योंकि इनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम है। आप इनको बोलते हो कि हम, वो भी अभी तक खोखले दावे ही साबित हुए हैं कि हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई स्कूल बनाएंगे, वहाँ पर इनको जो है पढ़ाएंगे। अभी तक जो है पिछले 10-15 साल हो गए मुझे भी सुनते हुए, एक जावेद साहब जो है गैर सरकारी लेवल पे अपनी कोशिशों से कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन वो पूरे साउथ को कैटर नहीं कर सकते। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो ये भी एक इशू है कि ये जो है ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं। तारिक बशीर से मैं जानना चाहूँगा, अगर आप शायर होते, अगर आप कलमकार होते, कलमकार तो आप हैं, आप लिखते हैं, उस पर आगे बात करेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपनी ज़िंदगी को किसी शेर में या किसी कोट में सम अप करें, क्या कहेंगे? क्या होगा कोट? मैं तो कोट यही करूँगा कि लाइफ इज़ फुल ऑफ चैलेंजेस एंड यू हैव टू एक्सेप्ट। आपको ये चैलेंजेस एक्सेप्ट करने हैं और इन चैलेंजेस को ओवरकम करना है। जिसने भी चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया कि मेरे साथ ये है तो है, ये नहीं है कि अब ये है तो अब कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं खुद भी इस चीज़ के साथ मैंने लड़ा है, मैंने इसको फेस किया है।
मैंने चैलेंजेस, हार्डशिप्स बहुत ज़्यादा देखी हैं और मैं डिस्करेज भी हुआ, लेकिन फिर मुझे खुद को ही उठना पड़ा। यानी मुझे खुद को ही उठना पड़ा। जब मैं आगे बढ़ा तो मेरा साथ जो है मेरी फैमिली में ने भी दिया, फिर मेरे टीचर्स ने भी दिया। तो मैं सम अप यही करना चाहूँगा कि आप खुद में एक वो लेवल डेवलप करो, एक कॉन्फिडेंस डेवलप करो, और ये मान के चलो, ठान के चलो कि मुझे जो है समाज में कुछ करके दिखाना है, ताकि ये मुझे जो आज ये मुझे बोल रहे हैं कि ये बिचौर है, ये नातवान है, कल ये मेरी एग्जाम्पल दें कि नहीं, इसने हमारे गांव का नाम, हमारे मोहल्ले का नाम, हमारे इलाके का नाम रोशन किया। और डिसेबिलिटी को जो है अपनी आइडेंटिटी बनाओ। ये डिसेबिलिटी जो है इसको अपनी कमी मत बनाओ, इस डिसेबिलिटी को जो है अपना जो है वीकनेस मत बनाओ, बल्कि डिसेबिलिटी को ही अपनी जो है आइडेंटिटी बनाओ। क्योंकि मैं आपने मुझे यहाँ पर जो है इनवाइट किया, आपने अगर एक नॉर्मल असिस्टेंट प्रोफेसर हज़ारों की तादाद में, आपने किसी को इनवाइट नहीं किया। आपने मेरी डिसेबिलिटी को यानी मद्देनज़र रखते हुए इसको जो है आपने एक्सेप्ट करते हुए मुझे यहाँ पर मौका दिया बोलने का कि मेरी डिसेबिलिटी ही मेरी आइडेंटिटी बन जाए। फ्यूचर प्लान्स क्या है? फ्यूचर प्लान्स यही है कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी एक बुक जो है अपनी स्ट्रगल के बारे में, उस पर काम चल रहा है। मैंने ऑलमोस्ट 60-70 पेज जो हैं वो लिखे हुए हैं। इट विल टेक 6-7 मंथ्स, बल्कि 1 साल और लग सकता है जिस हिसाब से मैं इसको जो है लिख रहा हूँ। इट विल टेक 1 मोर ईयर। तो इंशाल्लाह ये है कि मैं पहले जो है अपनी बुक रिगार्डिंग माई ओन स्ट्रगल ये मैं पब्लिश कराना चाहता हूँ, और उसके बाद मेरा प्लान है कि कुछ समाजी जो भी इश्यूज़ हैं तो इनके बारे में जो है मैं लिखना चाहूँगा। ओके, तो पहले आप अपनी ऑटोबायोग्राफी लिख रहे जी हैं। जी सर। रेडियो राब्ता कहाँ पे होगा, किस पेज पे होगा आपकी ऑटोबायोग्राफी में? सर हमारा स्टेशन रेडियो राब्ता आपकी ऑटोबायोग्राफी में किस पेज पे होगा? वो तो मैं इस वक्त नहीं बता सकता हूँ किस पेज पे होगा, तो लेकिन अच्छा, इरादा है, इरादा है। हाँ बिल्कुल। अच्छा। जो भी मेरे साथ जितने भी मैंने स्ट्रगल देखी है, जितना भी मेरी अचीवमेंट्स हैं, जो मेरी क्वालिफिकेशन है, जो मेरा इंटरेक्शन है समाज के साथ, मीडिया के साथ, तो वो सारी चीज़ों को मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि ये बुक ऑटोबायोग्राफी के साथ साथ एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट भी ऑडियंस के लिए बने और सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन भी बने। यहाँ पे बात हो रही है आपकी किताब के लिखने की, लेकिन एक और बात की जानिब मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा कि रोल ऑफ मीडिया, कहाँ पे आप आते हैं रोल ऑफ मीडिया, ताकि जो हमारे जिस्मानी तौर जो नाखेज है या जो डिफरेंट एबल्ड पर्सनस की जो ज़िंदगी है उसमें रेवोल्यूशन लाने के लिए मीडिया का कितना रोल बनता है? मीडिया का बहुत ज़्यादा रोल बनता है सर। मैं आपको बता दूं, जब मैं जब मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर पहुंचा 2006 में, तो पहली बार जो है ग्रेटर कश्मीर के कुछ कॉरेस्पॉन्डेंट्स आ गए। मैं तब क्लास में था, एंड लकीली जो प्रोफेसर मोहम्मद अशरफ वानी साहब थे, जिनके बारे में मैंने जिक्र किया, तो वो मुझे मौका देते थे आगे आकर लेक्चर डिलीवर करने का। और मैं उस वक्त जो है लेक्चर डिलीवर कर रहा था, तो इतने में जो है वो मीडिया पर्सनैलिटी ग्रेटर कश्मीर के आ गए, तो उन्होंने फ्रंट पेज पे दूसरे दिन इसको जो है कवरेज दी, और रातों रात जो है मैं यूनिवर्सिटी के अंदर एक मेरा नेम एंड फेम बन गया। यानी लोग मुझे, बॉर्डर्स, स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स मुझे जानने लगे। और मीडिया जो है बहुत अहम रोल प्ले कर सकता है। मीडिया इन स्टोरीज को, जो इंस्पिरेशनल स्टोरीज है, इनको भी आगे ला सकता है। और मीडिया दूसरी चीज भी कर सकता है कि जहाँ पर जो इश्यूज हैं हमारे साथ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो डिसेबिलिटी, सीवियर डिसेबिलिटी की वजह से, जिनको कोई नहीं जानता है, जिनकी एजुकेशन कहीं नहीं हो रही है, और जो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन बहुत सारी डिजीजेज में जो है इस वक्त जो है मुब्तला हो चुके हैं। तो मीडिया वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, इनकी स्टोरीज भी सामने लाए, ताकि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं जब ये चीज़ें समाज में आएंगी, गवर्नमेंट लेवल पे आएंगी, क्योंकि मीडिया इसको कवरेज दे सकता है, तो कोई ना कोई ऐसा होगा कि इस चीज़ को जो है वो जो है इसकी तरफ ध्यान देगा। रिसेंटली आपने देखा होगा कि जम्मू के अंदर एक पूरे गांव को अडॉप्ट किया हमारे यहाँ पर एक बिजनेसमैन ने। तो वहाँ पर जो है डेफ एंड डैम तकरीबन 100-150 के करीब एक ही गांव में डेफ एंड डैम में, तो वो लगातार जो मीडिया में वो स्टोरी आती रही, तो फाइनली उस बिजनेस पर्सनालिटी ने उस गांव को अडॉप्ट करके वहां पर जो है स्कूल स्टार्ट किया डेफ एंड डैम के लिए। तो दिस इज बिकॉज ऑफ मीडिया। तो ये मीडिया की वजह से है कि ये चीज़ बाहर आई, इस शख्स तक वो नॉलेज पहुंची, और उसने डिसाइड किया कि मैं ये काम करूँ। चलिए सर, आपका मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने
अपने कीमती वक्त से जो है ये चंद लम्हात हमारे लिए वक़्फ़ के हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो लिसनर्स हैं, उन तक अपनी बात को पहुंचाया। गर्ज़ यही है कि हम भी कौम के लिए कुछ करें, हम भी समाज के लिए कुछ करें, आप जैसे लोगों को सामने लाए जिनकी एक स्टोरी है, जिनकी कहानी है, जिनकी कामयाबी है, और जो तमाम नशीब फराज को बर्दाश्त करने के बाद, ज़िंदगी के दुख को सहने के बाद, ज़िंदगी के कहते ना कि उन बुरे दिनों को सहने के बाद, स्ट्रगल के बाद किसी मुकाम पे हैं, और बाकी लोग भी इंस्पायर हो जाएं और वो भी आगे आए, नाम कमाए, ताकि हमारे समाज में ऐसे लोग भी रहें जिन पे हम फ़ख्र कर सकें, जैसे हम आप पे करते हैं। तो आखिर में आपकी मैसेज क्या रहेगी सारे कौम के लिए, सारे समाज के लिए, स्पेशली फॉर द यूथ? मैसेज देने से पहले मैं खालिद साहब ये बताना चाहूँगा कि मैंने आपको बोला किस किस का रोल रहा, खासकर मैंने अपने वालिद का जिक्र किया। हाँ, मैंने अपने फॉस्टर ब्रदर का जिक्र किया, माजिद साहब का, ट्विन ब्रदर का। ये सारी चीज़ें जो थी ये मैरिड लाइफ से पहले थी। मैरिज के बाद मेरी जो शरीक हयात है उनका भी बहुत रोल रहा, हर तरीके से मुझे उनका सपोर्ट रहा, एनकरेजमेंट जो है उनकी तरफ से कंटिन्यूसली मुझे जो है मिलता रहता है। सपोर्ट जो एक बीवी का सपोर्ट एक हस्बैंड के लिए होना चाहिए, शायद कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा सपोर्ट, बिकॉज शी इज़ बिल्कुल जो है वो जो है एबल बॉडी है, शी हैज़ नो सच प्रॉब्लम, बिल्कुल नॉर्मल, शी इज़ नॉर्मल। लेकिन डिस्पाइट ऑल दिस तो उन्होंने मेरी डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट किया और शादी की मेरे साथ। तो इस वक्त जो है बहुत ही खुशगवार और एक हैप्पी लाइफ हम गुजार रहे हैं। She's also working woman. Exactly, she's also a working woman, if not the government job, but she's doing her own business. बिल्कुल, और अच्छा तो कर रही है। बहुत अच्छा बिजनेस अल्हम्दुलिल्लाह उनका चल रहा है। तो हर तरीके से उनका सपोर्ट जो मेरे साथ है। और इसके साथ साथ मैं अपनी माँ का ख़ास कर जिक्र करना चाहूँगा, क्योंकि माँ की दुआ के बगैर तो कोई कुछ नहीं होता है। तो उनकी दुआएं हमेशा मेरे लिए रही। और इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी मेट्स मेरे थे, खासकर यहाँ पर मैं जिक्र करना चाहूँगा आबिद सलाम का, रईस अहमद डार का, मोहम्मद अयूब का और ज़ुबैर अहमद का। इनका भी सपोर्ट जो है वो बहुत सपोर्ट रहा। जब मैं हॉस्टल में था तो हॉस्टल में कभी भी मुझे मैस में नहीं जाने देते थे, सारा खाना वगैरह वो मुझे जो है वहीं पे पहुंचाते थे। और जाहिद अहमद एक और मेरा फ्रेंड था, उसका एक्सट्रीमली गुड सपोर्ट था। यूनिवर्सिटी मुझे से हॉस्टल से डिपार्टमेंट ये लाते, वापस ले जाते थे, मेरे लिए बुक्स पढ़ते थे, रिकॉर्डिंग करते थे। तो इनका भी सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहा मेरी इस कामयाबी के पीछे। तो मैसेज यही रहेगी सर कि इन बच्चों को जो है, जो भी अपने हमारे घरों में, एक तो इसको दरवेश मत समझो। ये अक्सर हमारे समाज में है कि इनको दरवेश मान के जो है इनसे वो भीख मांगने पे छोड़ते हैं, या इनको बोलते हैं ये दरवेश है, दम फूक इनसे करवाते हैं। तो वो मत करो, क्योंकि ये जो है ये अल्लाह ताला की तरफ से आपके लिए एक आजमाइश है। अगर रब ने इनके में कुछ कमी रखी है, कुछ खूबी भी रखी होगी, तो सबसे पहली चीज़ है मैसेज पेरेंट्स को मेरी जाएगी कि इन बच्चों की पोटेंशियलिटी को बाहर निकालने की कोशिश करो। पोटेंशियल बहुत होता है इनमें, तो इनको बाहर निकालने की कोशिश करो। रिसेंटली आपके साथ एक आइकॉन ने बात की, आमिर साहब की बात हुई, तो आपने खुद देखा कि कितनी डिसेबिलिटी के बाद भी वो आइकॉन है, और जिसको सचिन तेंदुलकर जैसा इतना बड़ा प्लेयर जिसको जो है जिसकी तारीफ करे। तो ये सपोर्ट पेरेंट्स की तरफ से होना चाहिए। इनको ये पोटेंशियल जो है इनका जो है वो रियलाइज करना होगा। तो इनको जब पेरेंटल सपोर्ट मिलेगा, और आप जब कंटिन्यूअसली किसी को बोलोगे यू कैन डू इट, तो वो करेगा। जब आप उसको बोलोगे यू कांट डू इट, तो वो जो है डिस्करेज हो जाता है। और ये मैसेज रहेगी पेरेंट्स की, इनको बाहर निकालो, इनके पोटेंशियल को देखो, इनके टैलेंट को देखो। और दूसरी चीज़ है, ये जब स्कूल में पहुंचे, टीचर साहिबान के लिए मैसेज रहेगी कि आप इसकी डिसेबिलिटी मत देखो, आप इसकी एबिलिटी को देखो कि इनमें कौन सा टैलेंट है, वो निखारने की कोशिश करो। क्योंकि माँ बाप के बाद जो हमें जिनका सबसे ज़्यादा सपोर्ट चाहिए होगा वो टीचर्स होते हैं। तो टीचर्स के लिए मैसेज रहेगी कि वो भी इनकी डिसेबिलिटी एबिलिटी को देखें, ना कि इनकी डिसेबिलिटी की देखें। और सरकार के लिए मैसेज यही रहेगी कि आप जो ये दावे करते हो, आप जो ये सरकारी लेवल पे बातें करते हो, इसको जो है अमली जामा पहनाओ।
स्कूल्स हमें चाहिए, हमें फैसिलिटीज़ चाहिए, हमें स्पेशल टीचर्स चाहिए, हमें जो है स्कूल्स में जो है एक्सेसिबल मटेरियल चाहिए, हर जगह हमें एक्सेसिबिलिटी चाहिए। हमारा भी दिल करता है हम जो है पार्क्स में जाएं, हम जो है इन जितने भी गवर्नमेंट डिपार्ट ऑफिस है वहाँ जाए, लेकिन हम जा नहीं सकते। वहाँ पर एक्सेसिबिलिटी का सबसे बड़ा चैलेंज आता है। तो सरकार से मैसेज मेरी यही जाएगी कि जो आप जो ये दावे करते हो बुलंद जो दावे दावे हैं आपके, तो इसको जो है अमली जामा पहना। चलिए तारिक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, जो मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, या जो इस वक्त देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं आज के शो के मेहमान जो थे, जिनका आप अभी सुन रहे थे, तारिक बशीर साहब, जो विजुअली इम्पेयर्ड है, यानी कि जो आंखों की बीनाई से जो महरूम है, लेकिन उसके बावजूद भी वो एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहे हैं। तारिक साहब, आपका एक बार फिर शुक्रिया करूंगा मैं अपनी जानिब से, पूरी टीम और मैनेजमेंट की जानिब से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी उम्मीद के साथ कि फिर होगी आपके साथ मुलाकात, और तब तक सुनते रहिए, देखते रहिए रेडियो राब्ता 90.8, दिल से दिल तक।